तो सुप्रभातम मित्रों, आगे सब कोई। आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक घातक प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है हीट वेव्स। हीट वेव्स सुनने में तो बहुत नॉर्मल सा वर्ड लग रहा है, लेकिन ये बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। लेकिन प्रॉब्लम में डिस्कस करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सब कोई प्रॉब्लम पर ही डिस्कस करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग हीट वेव्स का रिलेटिव सॉल्यूशंस भी डिस्कस करेंगे और हीट वेव्स को जल्द से जल्द कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट डाइव टू द मोमेंटम। सब कोई अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले और अपने अपने हेलमेट डाल ले, क्योंकि अभी हम लोग निकलने वाले हैं अपने एक अनोखे सफ़र पर, जिस पर हम लोग जानेंगे कि हीट वेव्स क्या है और वो क्यों हमें इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम लोग अपने जांच में पड़ताल शुरू करते हैं। इस बार के समर्स में दिल्ली में दिन के वक्त टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस तो 48 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है, और ये राइट टेम्परेचर है किसी भी आदमी का ऑमलेट बनाने के लिए। नॉट जस्ट किडिंग, ये इंडिया का सबसे हॉटेस्ट समर है उसके पिछले 122 सालों के इतिहास में, जो कि अप्रैल से लेके मिड ऑफ द जून तक चल रहा है। लेकिन ये सब तो साइड की बातें हैं, मेन बात ये है कि हीट वेव्स होती क्या है। तो हीट वेव्स तब रिकॉर्ड होता है जब किसी भी पर्टिकुलर एरिया का उसके मेन टेम्परेचर से 4.5 डिग्री या फिर 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा राइज करता है। और इस बार तो इंडिया के उसके मेन टेम्परेचर से 6.5 डिग्री तक राइज किया था, जो काफ़ी है किसी भी क्रॉप को तबाह करने के लिए। राजस्थान, हरियाणा, यूपी और महाराष्ट्र के विदर्भ में बार बार ऑरेंज अलर्ट्स और रेड अलर्ट्स डिक्लेयर हो रहे हैं। लेकिन ये हीट वेव जो इंडिया में अभी चल रहा है, ये तो छोटी बच्ची है। छोटी बच्ची हो क्या? चलिए जानते हैं क्यों। इससे कई ज़्यादा गुना भयंकर हीट वेव पिछले 20 साल में आया था और उसने 1,66,000 पीपल्स को मारा था। और वैसा ही एक डेडली हीट वेव शिकागो में 1995 में आया था और उसने 692 पीपल्स को मारा था। और वैसा ही शिकागो के जैसा ही एक सेम हीट वेव आया था इंडिया में 2015 में, और उसने 2,500 लोगों को मौत दिखा दिया। अब हम लोग जानेंगे कि पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से हीट वेव कैसे डिक्लेयर होता है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्लेन के बारे में। हीट वेव किसी भी प्लेन में तभी डिक्लेयर होता है जब वहाँ का टेम्परेचर 5 डिग्री उसके मेन टेम्परेचर से बढ़ता है या फिर 40 डिग्री से ज़्यादा बढ़ता है। और हिल स्टेशन में हिली एरियाज़ में हीट वेव तभी डिक्लेयर होता है जब उसके मेन टेम्परेचर से 5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है या फिर 35 डिग्री टेम्परेचर क्रॉस करता है। और कोस्टल एरिया में हीट वेव तभी डिक्लेयर होता है जब वहाँ के मेन टेम्परेचर से 5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है या फिर 37 डिग्री टेम्परेचर को क्रॉस करता है। अब हम लोग जानेंगे फैक्टर्स ऑफ हीट वेव्स। हीट वेव्स के मेनली 3 फैक्टर्स है, लेकिन जो तीसरा फैक्टर है वो उतना वैलिड नहीं है। सबसे पहला फैक्टर ये है रेनफॉल। आप जानते तो हैं रेनफॉल कितना कम हो रहा है हमारे देश में या फिर पूरा अर्थ में रेनफॉल कितना कम हो रहा है, एक्सेप्टेड अमेज़न। लेकिन हमारे जब रेनफॉल होता है, मगर आप लोग बोलते होंगे जैसे असम में अभी 1 हफ्ते से बारिश हो रहा है, चेरापूंजी द वर्ल्ड्स वेटेस्ट प्लेस, तब कैसे अर्थ पर बारिश नहीं हो रहा? हो रहा है, बारिश हो रहा है, मगर वो बारिश का पानी वापस से ग्राउंड पर रिफिल नहीं हो पा रहा। इंडिया अपना पूरा वाटर यूजेस में 70% ऑफ वाटर ग्राउंड वाटर यूज़ करता है, और उसके बाद का जितना भी पानी है वो सप्लाईज का पानी होता है, डैम्स का पानी होता है, रिवर्स का पानी होता है और लेक का पानी होता है। ये सब पानी जो है वो लेक्स और रिवर्स में है, और बाकी के जितने भी 70% पानी है वो ग्राउंड वाटर है। और ग्राउंड वाटर आता कहाँ से? रेन से। जब रेन होता है तो उसका पानी ज़मीन के नीचे जाता है और हमें हमारे बोरिंग के टैप से पानी मिलता है। लेकिन अब आप घर से बाहर निकलिए और देखिए कि आपका रोड, एक्सेप्टेड विलेज, आपका रोड क्या ये मिट्टी का है, कच्चा है? नहीं ना, वो कंक्रीट का बना हुआ है। और जब बारिश होता है तो पानी
वहीं रोड पर बिखरा रहता है, ना ही वो जमीन के अंदर जा पाता है और ना ही वो रिफिल हो पाता है ग्राउंड वाटर के तौर पर। और इस वजह से ग्राउंड वाटर लेवल भी कम जा रहा है और वो पानी जितना इकट्ठा रहता है वो वेस्ट होकर सीवेज में जाता है और वो पानी किसी लायक नहीं रहता। फिर वो पानी दोबारा सी में रिलीज हो जाता है, गंदा, एकदम बेकार। उसके बाद जब हमारा दूसरा पॉइंट है, दूसरा फैक्टर है, वो है क्लाइमेट चेंज, जिसको हम लोग आसान भाषा में ग्लोबल वार्मिंग भी बोलते हैं। क्लाइमेट चेंज तब होता है जब हम लोग बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाते हैं एटमॉस्फेयर में। जैसे गाड़ी से निकले तो गाड़ी का सबसे हार्मफुल गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऐसे ही हार्मफुल गैसेस एयर में रिलीज होते हैं और इसके बाद ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को स्पॉन्सर करते हैं। उसके बाद जब ग्रीन हाउस इफेक्ट अकर होता है हमारे अर्थ पर, तब गर्मी इतना जोर से बढ़ता है कि वो किसी लायक नहीं रहता, वो इतना एक्सट्रीम गर्मी रहता है। और हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है सन्स फॉल्ट। आपने सही सुना, जो तीसरा पॉइंट है वो है सूरज का गलती। मतलब आप सोच रहे होंगे कि सूरज का गलती भाई कैसे हो सकता है, सूरज तो एक नॉर्मल सा तारा है जो हम लोग को लाइट दे रहा है और वैसे भी सूरज तो अभी बच्चा है, उसको मरने में इतना साल है कि हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन खत्म हो जाए, क्या पता। लेकिन सूरज का इसमें क्या गलती है, तो मैं इस पर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इस टाइम पर मैं आपको एक छोटा सा रिकैप बता रहा हूँ। सूरज का फॉल्ट ये है कि सूरज अपने हर 50 साल पर अपना मैग्नेटिक फील्ड बदलता है। मान लीजिए कि ये माइक अर्थ है और ये रिंग मैग्नेटिक फील्ड है और अर्थ जब तक एग्जिस्ट कर रहा है, जब तक अर्थ है तब तक उसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ही रहेगा। लेकिन सन के केस में ऐसा नहीं है। सन का मैग्नेटिक फील्ड ऐसा तो है, मान लीजिए ये माइक सन है और इसका मैग्नेटिक फील्ड ये रिंग है, तो सन के केस में ये मैग्नेटिक फील्ड तो है, लेकिन वो हर 50 साल पे ये सन तो स्थिर है लेकिन उसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होकर नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे आ रहा है। आपको एक बार और दिखाता हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड ये चेंज होकर नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे आया। इससे क्या हुआ कि जब 50वां साल पर सन ने अपना मैग्नेटिक फील्ड को रोटेट किया, तो क्या हुआ कि फ्रिक्शन के कारण, उसके बहुत ज्यादा हाई प्रेशर के कारण सूरज का एक छोटा सा हिस्सा टूट गया। लेकिन ये सूरज के लिए छोटा सा हिस्सा था और अर्थ के लिए इतना बड़ा कि उसमें 2 अर्थ समा जाए। और उसके बाद जब वो हिस्सा टूटा तो सन के ऑर्बिट में ही वो बहुत ही फास्ट घूमने लगा और कुछ ही दिन में वो कोलैब कर जाएगा। क्या मान लेते हैं कि झारखंड पर ये तीनों फैक्टर जब वैलिड हुआ, तब उसके बाद में झारखंड एक पूरी तरीका से रेड अलर्ट जोन में आ जाएगा, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उसके बाद वहाँ पे पानी की कमी हो जाएगी, वहाँ ड्रॉट आ जाएगा और हीट वेव हो जाएगा, मतलब वो पूरी तरीका से रेड अलर्ट में आ जाएगा। लेकिन आज तक ऐसा इतना ज़्यादा भयंकर हीट वेव है नहीं कि ड्रॉट आ जाए, लेकिन हीट वेव आता है, हीट स्ट्रोक लगता है आदमी को। हीट स्ट्रोक बेसिकली हीट वेव का ही मेडिकल फॉर्म है। जब हीट वेव किसी को लग जाता है तो उसको हीट स्ट्रोक बोलते हैं। तो हाँ, हम लोग बात कर रहे थे, जब ये 3 चीज़ वैलिड करते हैं तब किसी भी पर्टिकुलर एरिया का चांसेस 30% बढ़ जाता है। और इंडिया में ये 30 नहीं 40% कन्फर्म है कि हीट वेव कहीं ना कहीं चल रहे हैं या चलने वाले हैं या फिर आ सकते हैं। इंडिया में इतना खतरनाक पोजीशन है ड्यू टू द ग्रीन हाउस एमिशंस। हम लोग की 30% चांसेस इंडिया में बढ़ चुके हैं। और जब जैसे कि बहुत ही गर्मी में आप बाहर से सब्जी खरीद कर आ रहे हैं या फिर बाहर कोई काम से गए थे और वापस घर आ रहे हैं और घर आकर आप लोग को बहुत जोर से गर्मी लगा, आपने ठंडा पानी पिया और एसी जैसे ही ऑन करने वाले, कूलर जैसे ही ऑन करने वाले थे आप, वैसे ही लाइट पावर कट हो गया। और ये केवल आपके स्टेट पे नहीं है, तो अपने इलेक्ट्रिशियन को गाली मत दीजिए। ये केवल आपकी सिटी या आपके स्टेट में नहीं हो रहा है, ये पूरे देश भर में हो रहा है। जब हमें सबसे ज्यादा कूलिंग की जरूरत होती है तब पूरे देश भर में पावर कट्स हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो पूरा सिस्टम है, पूरा इलेक्ट्रिक सिस्टम है, वो 75% कोल पर डिपेंडेंट है, थर्मल एनर्जी पर डिपेंडेंट है। और रशिया यूक्रेन के वॉर से पहले हमारा जो नॉर्मल प्राइस था कोल का, वो था $50 to $100 पर टन। मतलब 1 टन में हम लोग के लिए हम लोग $50 to $100 पे करते थे किसी भी कंट्री से इंपोर्ट करने के लिए। लेकिन हमारे देश में भी कोल होता है, जैसे कि आपको पता होगा, भारत कोकिंग कोल इंडिया BCCL, हमारे देश में भी कोल है।
मगर वो इतना कोल जितना है वो हम लोग यूज कर जा रहे हैं, सब यूज कर जा रहे हैं। इस वजह से भारत अब तक का सबसे बड़ा इम्पोर्टर है कोल का। ये सब कोल जब भारत इंपोर्ट करता है उसके बाद में हमने जब पैसा तो दे दिया, लेकिन जैसे ही रशिया और यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ तो सारे देशों ने उसमें सैंक्शन और पाबंदी लगाना स्टार्ट कर दिया। हमने रशिया का कोई सामान खरीदना नहीं खरीदा, और जिस देश भी खरीद रहा था रशिया का ये सामान, उस पे बाकी के देश सैंक्शन लगा दे रहे थे। तो इस वजह से कोल का प्राइस बढ़कर हो गया $225 पर टन। मतलब जहां कहाँ $50 पर टन और कहाँ $225 पर टन। ये इतना महंगा रेट था कि अब हम लोग के पास एकदम कम हो गया कोल। हम लोग के हर इलेक्ट्रिक हाउस में कोल अब लो लेवल पर एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब किसी भी टाइम पर हम लोग का कोल खत्म हो सकता है, पूरे देश भर में पावर कट हो सकता है। मगर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बात है, क्योंकि हम लोग उससे पहले ही इम्पोर्ट कर लेंगे कोल को, क्योंकि हमारा पास इतना पैसा है कि हम लोग इम्पोर्ट कर पाए। लेकिन इस वक्त हमारा हालत थोड़ा सा खराब है, और इस वक्त इंडिया अपने पास्ट के 5 सालों में सबसे वर्स्ट इलेक्ट्रिक पावर कट्स को फेस कर रहा है। अब तक का पिछले 5 सालों का पास्ट में इंडिया अपना सबसे बेकार, सबसे घटिया पावर कट्स को फेस कर रहा है। सो गाइज, इसी के साथ हम लोग का प्रॉब्लम का डिस्कशन तो खत्म होता है। अब हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन। ये जितना भी प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस किए, हीट वेव्स, क्लाइमेट चेंज, हीट स्ट्रोक्स और ग्लोबल वार्मिंग, ये सब का एक ही सोल्यूशन है, सिर्फ और सिर्फ एक सोल्यूशन। थाउजेंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स बट एक सोल्यूशन है इसका, बस ट्री लगाइए। जितना हो सके उतना पेड़ लगाइए आप। मतलब आप चाहे तो जितना मन उतना पेड़ लगाइए। कोई आपको रोकने वाला नहीं है इस दुनिया में जो आपको रोके कि नहीं भाई इधर मत लगाओ पेड़, या फिर तुम पेड़ मत लगाओ, क्यों लगा रहे हो पेड़। ऐसा कोई बंदा नहीं है जो आपको मना करे कि आप पेड़ मत लगाइए। अगर आप पेड़ नहीं, सैपलिंग्स नहीं खरीद पा रहे हैं, ये आपके लिए अफोर्डेबल नहीं है, तो आपके घर में इस बार गर्मियों में आम तो जरूरी आए होंगे। उस आम की गुठलियों को लगाकर आप कितने सारे आम के पेड़ लगा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप थाउजेंड्स, लाखों, मिलियंस ऑफ ट्री लगाइए। आप शुरुआत एक से भी कर सकते हैं और थाउजेंड्स तक जा सकते हैं। अगर आपके पास आम का बीज लगाना भी पॉसिबल नहीं है तो आप फ्री सैपलिंग्स ले सकते हैं। कहाँ से? गवर्नमेंट हर स्टेट में एक फ्री नर्सरी ओपन किया है। आपके सिटी में भी, लोकल में भी कुछ फ्री नर्सरीज होंगे जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज किए होंगे, तो आप वहां से फ्री सैपलिंग्स, फ्री सीड्स ले सकते हैं। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल दूंगा, मेरे लोकल में आमाघाटा नर्सरी है, वहां से मैं जितना मन उतना पेड़ का सैपलिंग्स ले सकता हूँ, बीज ले सकता हूँ, उसको लगा सकता हूँ। इस टॉपिक पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा सॉल्यूशंस के ऊपर कि हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं इतने सारे प्रॉब्लम्स को, ग्लोबल रिलेटेड प्रॉब्लम्स को जो हम लोग ह्यूमन बीइंग्स फैला रहे हैं। हम लोग अर्थ को तबाह कर सकते हैं, कर ही देंगे किसी ना किसी दिन। अगर हम लोग ऐसे जाए तो हम लोग अर्थ को पक्का तबाह कर देंगे। तो आप ही सोचिए, आपके नेक्स्ट जनरेशन अर्थ को छोड़कर मंगल पर रहे, या फिर अगर आप आज के फ्यूचर को सुधारे तो आपके जो नेक्स्ट जनरेशन है वो अर्थ पर ही रह सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग इसी तरीका से बिहेव करें अर्थ के साथ तो अर्थ कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा और अर्थ का नामो निशान मिट जाएगा। अर्थ पे केवल पॉल्यूशंस और हार्मफुल गैसेस मिलेंगे जैसे सैटर्न और जुपिटर पे है। मैं इस टॉपिक पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, स्पेस में ज़्यादा अभी नहीं जाऊँगा क्योंकि एक ग्लोबल रिलेटेड प्रॉब्लम है। मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं अपने स्कूल के हेल्प से एक एनजीओ ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, जिसमें मैं टारगेट लिया हूँ कि इस साल के अंत तक मैं 1 लाख to 1,50,000 ट्रीज लगाऊंगा। तो साथ दीजिएगा मेरे इस प्रोजेक्ट पे। मैं इस प्रोजेक्ट का एक डिटेल वीडियो जल्दी लाऊंगा अगले वीक, तो तब तक के लिए थोड़ा इंतजार कर लीजिए और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान। प्लीज स्टे प्लान करिए। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।